हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले कुछ टॉपिक जैसे रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारे टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी आज हमारा टॉपिक है। और इससे पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कंडक्टिविटी हमारी 2 टाइप की होती है। एक मोलर कंडक्टिविटी और एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट सिर्फ कंडक्टेंस होती है ये, जो आयंस के द्वारा होती है। यानी कि एक ऐसी कंडक्टेंस जो आयन के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज एक बीकर है, इसके अंदर सॉल्यूशन फिल हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन भर रहा है और इसके अंदर कुछ आयंस है। अब ये जो आयन है, जैसे कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। ये लेट सपोज ये कुछ आयंस है। अब ये आयन इस सॉल्यूशन में जो भी कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, वही इसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी होती है, यानी कि हम इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लें और इस वॉल्यूम में हम कंडक्टिविटी चेक करेंगे, तो वो हमारी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल होता है मोलर कंडक्टिविटी का। ये लैम्डा एम से मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी हम इस तरीके से लिखते हैं और इसको लिखते हैं कापा इनटू वॉल्यूम। यहाँ कापा तो हम बता चुके हैं आपको, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है। और वॉल्यूम का मीन्स है कंडक्टेंस वन कंडक्टेंस, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितने ज़्यादा आयन प्रेजेंट है। यानी कि वॉल्यूम का मतलब है कि इसमें जो बीकर में जो भी सॉल्यूशन है, उसके 1 ml में या फिर कितने भी ml में हम बात कर सकते हैं, 1 mm³ में कितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, यानी कि 1 मोल में कितना इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी को बताएगा। मोलर कंडक्टिविटी का एक वेल नोन फार्मूला ये होता है, मोलर कंडक्टिविटी M इक्वल टू क्या होती है, कापा अपॉन सी। सी मतलब यहाँ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, और ये कापा है। कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं मोल पर लीटर में। यहाँ सी हमारा कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन हमारा कितना ज़्यादा कंसंट्रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो कर सकते हैं। ओके। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी की कंडक्टेंस की यूनिट हमने डिस्कस की थी। कंडक्टेंस को कापा से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर। और अगर हम मीटर में लेते हैं तो साइमन पर मीटर इनवर्स हो जाती है। तो ये एक हमारा केस है। अगर हम कापा को साइमन साइमन मीटर में सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हम इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन कंसंट्रेशन। और अगर सेकंड केस में ये है, अगर हम इसको मीटर में लेते हैं, कंडक्टेंस को अगर हम मीटर में लेते हैं, तो हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, ये आपको समझाते हैं यहाँ पर। 1 लीटर अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर में हम जानते हैं जैसे 10⁻³ सेंटीमीटर³ होता है। 10⁻³ सेंटीमीटर³, क्योंकि 1 लीटर है। 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर के, 1000 सेंटीमीटर के इक्वल है। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10⁻³ मीटर³ होता है। इसी तरीके से हम 10⁻³ को 1/1000 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हमें कंडक्टिविटी को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हम मीटर में लेते हैं, तो हमें कंडक्टिविटी को 1000 से डिवाइड करना होगा।
तो ये है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। देख लीजिए आप कि मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम इज इक्वल टू के कापा, ये कापा है, कापा इंटू 1000, 1000 का मल्टीप्लाई किसने किया आप समझ गए होंगे, अपॉन सी। सी यानी कि कंसंट्रेशन है, जिसको हम मोल पर लीटर में इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। और इसी तरीके से अगर हम कंडक्टेंस को अगर मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर में क्या होगा, हम 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आप पहले इक्विवेलेंट का मीन समझ लीजिए। इक्विवेलेंट मीन्स होता है यानी कि हम किसी भी चीज़ की जब हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मेलिटी के लिए हम इक्विवेलेंट का यूज़ करते हैं। यानी कि नॉर्मेलिटी हमारी ऐसे इक्विवेलेंट हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि एक कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, इसमें नंबर ऑफ मोल किसकी इक्विवेलेंट है, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट को डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मेलिटी हमारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी नॉर्मली हम लिखते हैं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इससे हम अपनी नॉर्मेलिटी को शो करते हैं। नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, इट इज़ अ कंडक्टेंस, यानी कि ये कंडक्टेंस है आयंस के थ्रू, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आयंस से जो होने वाली कंडक्टेंस होती हैं वही कंडक्टेंस कहलाती हैं, जो आयंस से होती हैं वो कंडक्टिविटी कहलाती हैं। अगर आप जिसकी एक बीकर में अगर हम सॉल्यूशन एज्यूम करें, बीकर में हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है और इसके अंदर कुछ आयंस प्रेजेंट है, जैसे ये कुछ आयन प्रेजेंट है। अगर हम इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे तो हमें ये चेक करना होगा कि इसके एक मोल सॉल्यूशन में कितने आयन प्रेजेंट है, तो ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताएगा। 1 mm सॉल्यूशन में हम देख लेंगे कि कितने हमारे आयंस प्रेजेंट है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा इक्यू से। इक्यू यानी कि इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा अपॉन एन। एन यहाँ पर है नॉर्मेलिटी, जिसका मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो इसका आगे ये है एन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, यहाँ मेंशन किया हुआ है, और इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यहाँ पे है एम क्या है, मोलैरिटी। एन फैक्टर वही होता है जो आयन होते हैं, मतलब किसी भी कंपाउंड को या फिर किसी भी एलिमेंट को कितने आयन दिए गए हैं, एक ऐसे कह सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में कितने आयन दिए गए हैं या फिर लिए गए हैं, वो लेने वाले और देने वाले आयन इसके एन फैक्टर में कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसका। वैसे तो हम एक ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, जैसे लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि वही वॉल्यूम है जो कंटेन किया हुआ है 1 ग्राम में। 1 ग्राम में हमारे कितने आयन प्रेजेंट है। 1 ग्राम अगर हम वॉल्यूम देखें किसी भी चीज़ का तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे 1 ग्राम में कितने आयन प्रेजेंट है, तो वो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो करेगा। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला है कापा इंटू एन की जगह हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब फर्दर एन फैक्टर ये कापा और एम, यहाँ पे देख लीजिए एक स्टेप, कापा और अपॉन एम। एम यहाँ पे मोलैरिटी है, कापा और ये एम होता है हमारा। एम यानी कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। जो कंसंट्रेशन का टर्म होता है उसको हम कंसंट्रेशन टर्म है तो फिर हम इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सी यानी कि हमारा कंसंट्रेशन, तो इसकी जगह एम की जगह हम सी लिख सकते हैं, कापा अपॉन सी हो जाएगा। और कापा अपॉन सी क्या होता है, ये हमारी मोलर कंडक्टेंस होती है। तो इसी तरीके से ये मोलर कंडक्टेंस आ गया कापा अपॉन सी।
और इसको हम कापा अपॉन एम को भी मोलर कंडक्टेंस कह सकते हैं। तो इसी तरीके से कापा अपॉन एम को हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस, ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं अपॉन एन फैक्टर। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है जिससे हमारे कई सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस में बात किया था, इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी वही अप्लाई होना है। अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो हम इंटू करेंगे 1000 का, और अगर हम मीटर में लेते हैं तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 का। वही जो मैंने लीटर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, बस वही इसमें लगना है। अगला है हमारा कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ एक सिंपल सा लॉ है, इसमें हमारे कई न्यूमेरिकल बन जाते हैं और न्यूमेरिकल इसके बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं होता। कोलराउस लॉ होता है हमेशा, ये एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात करता है, यानी कि एक जो लिमिटिंग वैल्यू होती है कंडक्टेंस की, ये उसके बारे में बात करता है। तो ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। can be represent as the sum of individual contribution of ion, anion and cation, यानी कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हम लेट सपोज हम मान लेते हैं NaCl, कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट हमने एज्यूम कर लिया है जो हमने अपने कंडक्टेंस निकालते वक्त यूज़ किया है, और अगर हम इसको आयन में ब्रेक करेंगे तो ये हमारा N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, कैटाइन, और ये बन गया हमारा एनाइन। ये एनाइन पार्ट है और ये कैटाइन पार्ट है। तो इसका इंडिविजुअल सम, अगर हम इन दोनों का इंडिविजुअल सम कर दें तो ये हमारी मोलर, तो ये हमारा कोलराउस लॉ में आ जाएगा। तो कोलराउस लॉ यही कहता है कि लिमिटिंग, ये एक लिमिटिंग कंडक्टिविटी को शो करता है। तो इसी तरीके से लेट सपोज हमने माना है ए बी करके, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिसमें ए हमारा एनाइन पार्ट है और बी हमारा कैटाइन पार्ट है। अगर हम इनका ये एनाइन और कैटाइन का इंडिविजुअल सम कर दें तो ये हमारा कोलराउस लॉ को डिफाइन करेगा। इसी तरीके से H2O में कर सकते हैं। H2O में H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, जब ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट इनके जब ब्रेक होंगे अपने आयन में तो इस तरीके से ये ब्रेक होगा। इसी तरीके से NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और ये Al2SO4 का होल थ्राइस ये इस तरीके से ब्रेक होगा। आप इसकी अब वो ले लीजिए, बैलेंसिंग में वैसे क्या करते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस यहाँ पे मेंशन है, तो यानी कि ये 3 है तो ये इसका आयन होता है, और ये 2 है, इसका मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल्यूमिनियम हमारे कितने हैं। तो इसको जब हम अपने आयन में ब्रेक करेंगे इसके आयन में, तो ये हमारा पहले से, एक मिनट, तो ये हमारा जो 2 है बेस में लगा हुआ है, तो ये 2 आगे आएगा और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आएगा, और प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी कि एल्यूमिनियम का चार्ज इसके ऊपर जाएगा सल्फेट के ऊपर, तो ये 2 नेगेटिव इस तरीके से इस आयन में ब्रेक होगा ये, और ये कोलराउस लॉ है। इसी तरीके से अगर कोलराउस लॉ पे न्यूमेरिकल आता है तो हमें ये जिसकी HCl है तो हमें H पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की वैल्यू हमें दे रखी होती है, जिसकी 3.4 कुछ करके ऐसी कोई वैल्यू होती है। इसी तरीके से Cl की वैल्यू कोई दे रखी होगी, तो इनकी वैल्यू को हमें सिर्फ सिंपली ऐड कर देना है और ये हमारा मोलर जो कोलराउस लॉ निकल आएगा, हमारा मोलर कंडक्टिविटी कोलराउस लॉ से निकल आएगी। बस बहुत सिंपल इसका न्यूमेरिकल है, और ये सिर्फ सिंपल ही है ये भी कोलराउस लॉ। हम आगे बात करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हमारा क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जैसे जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने बताया था फैराडे फर्स्ट लॉ है वो मास डिपोजिशन पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन मास डिपोजिशन। ये मास डिपोजिशन पे बेस होता है। अब देख लेते हैं ये क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट ऑन कैथोड इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इसका मीन्स ये है, जैसे कि हमने क्या किया, एक बीकर का सेटअप बनाया, इसमें हमने एक तरफ अपना एनोड डाला, दूसरी तरफ कैथोड डाला, और हमने इस सिस्टम को
मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ अच्छे से। जैसे कि हमने अपना एक सेटअप बनाया, इसमें 2 बीकर लेते हैं, इसमें हमने एक कैथोड डाला और एक तरफ हमने डाला एनोड। इस पूरे सेटअप को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। तो अब ये बैटरी क्या करेगी? बैटरी इसके अंदर करंट को फ्लो करवाएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसकी वजह से अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से चार्ज इसमें पहुँचेगा, इलेक्ट्रिक करंट पहुँचेगा। इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें पहुँचेगा, तो फिर ये कैथोड के ऊपर ये पूरा जब इसके अंदर जाएगा करंट, फिर यहाँ से निकल के इसके कुछ आयन्स बनेंगे, जो आयन ब्रेक होंगे, वो इस ट्यूब की हेल्प से इसमें जाएँगे। तो इसमें ना कुछ मास यहाँ पे साइड से इसमें कुछ साइड से मास डिपॉज़िट होने लग जाएगा, जैसे इस तरीके से। तो इस लॉ को मास डिपोज़िशन लॉ कहते हैं। यही है कि इसमें जितना भी चार्ज जो भी चार्ज फ्लो होता है, यही इसमें लिखा हुआ है कि डिपोज़िशन ऑन कैथोड, यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यानी कि कुछ अमाउंट सबस्टेंस का कैथोड पर डिपॉज़िट हो जाता है। और वो जो डिपॉज़िट हो रहा है, जो भी अमाउंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट से। सिर्फ़ यही यही है इसमें फ़ैराडे लॉ में। तो ये बेस्ड होता है मास डिपोज़िशन पे। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें, अगर ये हमने कैथोड लिया है, इस कैथोड में अगर हम क्या करेंगे, इसमें सेटअप में डालने से पहले ये वाली कैथोड का अगर हम वेट लेते हैं, वेइंग मशीन पे अगर लेट्स सपोज हमने इसका वेट लिया है, इस कैथोड का, अगर मान लें कि 10 ग्राम हमारे इस कैथोड का वेट आया है। जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, अब इसके बाद में ये कैथोड हम वापस से निकालेंगे इस अपने सेटअप में से, और अगर हम दोबारा इसका वेट लेना चाहेंगे, तो इसमें कुछ मास डिपॉज़िट हो गया है साइड से, तो ये डिपॉज़िट मास कम से करीब-करीब आपका 11 ग्राम का तो बताएगा कम से कम। तो यानी कि इसमें कुछ अमाउंट डिपॉज़िट हो गया है। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा कैथोड पे कुछ ना कुछ मास डिपॉज़िट हुआ है, तभी तो इसका वेट बढ़ गया है। इसी तरीके से ये फ़ैराडे का फर्स्ट लॉ होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास डिपोज़िशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज उसमें से फ्लो कर रहा है। और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज़िकल टू Q, यानी कि पास होने वाला चार्ज अपॉन T, यानी कि कितने टाइम में हमारा जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर हम Q का इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं, तो Q इज़िकल टू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, तो Q इज़िकल टू आई टी हमारा एक फॉर्मूला होता है, जहाँ Q आपका चार्ज है और I क्या है, I करंट है और T कितने टाइम में चार्ज पास हुआ है इससे। तो हम सिंपली Q की जगह हम लिख सकते हैं IT, और जब हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो M अपॉन NF आ जाता है। यहाँ पर M क्या है, मोलैरिटी है, और NF यानी कि एन फैक्टर है सिंपली। नहीं, सॉरी, यहाँ पर M यहाँ मेंशन कर दिया है, यहाँ M है मोलर मास और N है हमारा नंबर ऑफ लॉस ऑफ गेन, यानी कि वही ये N फैक्टर, ये N फैक्टर का मीन्स भी यही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए और कितने गेन हुए, वही हमारा N फैक्टर है। तो ये N फैक्टर ही है, N फैक्टर। और F है हमारा फैराडे कांस्टेंट, और I इलेक्ट्रिक करंट है, और T हमारा टाइम है। तो इस प्रोपोर्शनल का साइन जब हमने हटाया, तो M अपॉन NF आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये कंबाइन फॉर्म में हम M अपॉन NF को हम कह देते हैं Z। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है M इज़िकल टू ZIT, यानी कि ये बिल्कुल बेस्ड है मास डिपोजिशन के। ये आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और इसके साथ में ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ देखते हैं ये क्या है। फैराडे सेकंड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, व्हेन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ
चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हमारी क्वांटिटी तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है वो डिफरेंट है। देन द मास ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस डिपॉजिट एट द रेस्पेक्टिव कैथोड विल बी इज द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट। देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, यानी कि हमारा एक कैथोड है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए है और ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है बी है। तो इसको जब हम वापस में अपने सेटअप में लगाएंगे तो इसके थ्रू जो भी मास डिपोजिशन होगा कैथोड के ऊपर वो अलग होगा, और इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो भी मास डिपोजिशन होगा वो अलग होगा। तो इसका रेशियो हमारा इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। देखिए ये ई ए है, यानी कि ई ए यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि जो भी हमारा मास इस पे डिपॉजिट हो रहा है वो इसके रेशियो में आ रहा है, इलेक्ट्रोड के रेशियो में आ रहा है, ई ए के रेशियो में आ रहा है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं ई ए, यानी कि हमारा ये है इलेक्ट्रोलाइट ए के थ्रू डिपॉजिट होने वाला सबस्टेंस, और यहाँ पे ई बी है हमारा इलेक्ट्रोलाइट बी के थ्रू डिपॉजिट होने वाला। अब यहाँ पे क्या है, ये इक्वल हो जाता है जेड ए के, और ये इक्वल है जेड बी के, जहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम इसको सिंपली ई बाई जेड इज इक्वल टू ई अपॉन जेड को कांस्टेंट लिख सकते हैं, ई अपॉन जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, तो इसको सिंपली हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो यहीं से हमारा ई क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट है यहाँ पर, और एफ फैराडे कांस्टेंट है, और 1 फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 1 फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट में करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चैप्टर है इसमें ये आ जाती है। तो ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप इसको लर्न करिए। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है एम ए इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ए के थ्रू डिपॉजिट होने वाला सब मास और इलेक्ट्रोलाइट बी के थ्रू डिपॉजिट होने वाला मास जेड के इक्वल होता है, जहाँ पे यहाँ पर जेड इज इक्वल टू हमारा होता है कांस्टेंट। तो यही है हमारा फैराडे सेकंड लॉ। तो इससे आगे हम अगली वीडियो में बात करते हैं, आप इसको ना अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। इससे आगे के जो टॉपिक्स बचे हैं हमारे उसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।